नमस्कार। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक काफी बहस छिड़ी थी एक हिपैटोलॉजिस्ट और एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर के बीच। हाँ, मैंने भी देखा। हम्म। मुद्दा ये था कि क्या पारंपरिक चिकित्सा वाले, हम्म। मतलब आयुर्वेद, यूनानी वाले, खुद को डॉक्टर कह सकते हैं या नहीं? बिल्कुल। और ये सिर्फ नाम या उपाधि की बात नहीं लगती। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। भारत में आयुष चिकित्सकों की प्रैक्टिस की सीमाएं क्या हैं? सही कहा। ये एक कानूनी और व्यावहारिक मुद्दा है हम्म। और इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। हमारे पास एक लेख है जो इस पूरे मामले के आप समझिए करीब 80 साल के इतिहास को देखता है। कानूनी दांव-पेच, राजनीतिक पहलू, सब कुछ। हाँ, तो आज कोशिश रहेगी कि इसके जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझें, देखें कि ये सब चल क्या रहा है और आम लोगों के लिए इसके मायने क्या हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? इतिहास क्या है? देखिए, कहानी शुरू होती है करीब 1946 से। आजादी से पहले? एक भोर समिति बनी थी। अच्छा। उन्होंने उस वक्त ही साफ कहा था कि भाई भविष्य तो आधुनिक, मतलब जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है उसी का है। उनका मानना था कि दुनिया भर में पारंपरिक तरीके धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं हुआ, विरोध हुआ होगा। जाहिर है, बिल्कुल हुआ। पारंपरिक चिकित्सकों ने विरोध किया तो फिर 1948 में एक और समिति बनी, स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली समिति। ओके। और लेख के अनुसार यहीं से थोड़ा, मतलब इस मुद्दे को हिंदू राष्ट्रवाद से जोड़ने की कोशिश हुई। आयुर्वेद को वेदों से जोड़ना, उसकी प्राचीनता पर जोर देना वगैरह। फिर 70 के दशक में 1970 में इंदिरा गांधी सरकार ने बाकायदा कानून बनाया, आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी को मान्यता दी और अभी हाल में 2020 में उस कानून को बदलकर नया एक्ट आ गया है। अच्छा, ये बताइए कि इनका जो पाठ्यक्रम है जैसे आयुर्वेद का, वो कैसा होता है? क्या वो पूरी तरह पारंपरिक है या उसमें कुछ मिलावट भी है? यहीं पर मतलब एक बुनियादी दिक्कत दिखती है। पाठ्यक्रम में पारंपरिक चीजें तो हैं ही, जैसे वो त्रिदोष वाली थ्योरी, वात, पित्त, कफ, जी, प्रकृति, आत्मा, ये सब। हाँ। लेकिन साथ में आधुनिक चिकित्सा के सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, सेल फिजियोलॉजी, एनाटमी, वो सब। तो एक ही कोर्स में दो अलग-अलग चिकित्सा पद्धतियां, ये कैसे काम करता है? यही तो लेखक का सवाल है। उनका कहना है कि ये सिद्धांत, मतलब त्रिदोष थ्योरी और उधर जर्म थ्योरी, ये आपस में मेल नहीं खाते, असंगत हैं। तो फिर ये जो इंटीग्रेटेड मेडिसिन की बात होती है उस पर ही सवाल उठता है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, तो जमीनी स्तर पर सबसे ज्यादा टकराव किस बात को लेकर है? क्या ये आधुनिक दवाएं लिखने को लेकर है? बिल्कुल सही। असल झगड़ा इसी बात पर है। क्या आयुष डॉक्टर एलोपैथिक दवाएं लिख सकते हैं? यहाँ एक पुराना कानून है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945। 1945 का? हाँ, उसका एक नियम है 2EE। वो राज्यों को थोड़ा अधिकार देता है कि वो तय करें कि पंजीकृत चिकित्सक कौन होगा। तो राज्यों ने इसका फायदा उठाया? कई राज्यों ने इसी नियम के तहत आयुष वालों को कुछ एलोपैथिक दवाएं, यहाँ तक कि एंटीबायोटिक्स तक लिखने की इजाजत दे दी। लेकिन ये तो अजीब है, फिर कोर्ट ने कुछ कहा इस पर? हाँ, मामला सुप्रीम कोर्ट गया 1998 में। डॉक्टर मुख्तियार चंद केस। कोर्ट ने साफ कहा, नहीं लिख सकते, आयुष डॉक्टर एलोपैथिक दवा नहीं लिख सकते। क्यों? क्या तर्क था कोर्ट का? कोर्ट ने कहा कि ये तो एलोपैथी की प्रैक्टिस करना हुआ और उसके लिए उनकी ट्रेनिंग नहीं है, वो सिस्टम में प्रशिक्षित नहीं है। अच्छा, तो 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, फिर भी राज्य सरकारें इजाजत देती रहीं? यही तो है, यही तो इस मामले की पेचीदगी है। फैसले के बावजूद कई राज्य किसी न किसी तरीके से अनुमति देते रहे और जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, IMA, वो लगातार इसे अदालतों में चुनौती देता रहा है। और मरीजों का क्या, उन्हें पता होता? कई बार नहीं, लेख में जिक्र है कि मरीजों ने भी कंज्यूमर कोर्ट में केस किए हैं। उन्हें लगा कि इलाज MBBS डॉक्टर कर रहा है, पर वो आयुष डॉक्टर निकले जिन्होंने एलोपैथिक दवा दी। दवाओं के अलावा एक सर्जरी वाला मामला भी है शायद? हाँ, वो तो और भी नया पेंच है। दवा वाला झगड़ा चल ही रहा था कि 2020 में सरकार एक नोटिफिकेशन ले आई। क्या था उसमें? उसमें पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक डॉक्टरों को 58 तरह की सर्जरी करने की अनुमति दे दी गई। 58? जैसे कौन सी सर्जरी? हाँ, इसमें गॉल ब्लैडर निकालना, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, हर्निया का इलाज, मतलब ऐसी कई सामान्य सर्जरी शामिल हैं जो आमतौर पर एलोपैथिक सर्जन करते हैं। पर क्या ये कानूनी तौर पर सही है? फिलहाल तो इस नोटिफिकेशन को ही कोर्ट में चुनौती दी गई है। मामला अभी चल रहा है, लेकिन सोचिए अगर ये वैध मान लिया जाता है तो सवाल ये उठेगा कि क्या ये डॉक्टर सर्जरी के लिए जरूरी एनेस्थीसिया और एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर पाएंगे? वही दवाएं जिन्हें लिखने से सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में मना किया था। हाँ, ये तो बड़ा विरोधाभास है। हालांकि एक तर्क ये भी दिया जाता है कि इनमें से कुछ सर्जरीज का जिक्र पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में है, सुश्रुत संहिता वगैरह में।
और इस समय कोई राजनीतिक एंगल भी है? लेख में कुछ हिंदू गौरव जैसी बात का जिक्र है? हाँ, लेखक का इशारा उसी तरफ है कि भाई आजकल जो एक माहौल है राष्ट्र गौरव का, उसमें कई बार प्राचीन भारत की महान वैज्ञानिक उपलब्धियों के दावे किए जाते हैं। वो चीजें भी इस बहस में कहीं ना कहीं जुड़ जाती हैं। मतलब विज्ञान से ज्यादा भावनाएं हावी हो जाती हैं। कह सकते हैं। लेख में कांग्रेस के 2024 के घोषणा पत्र का भी उदाहरण है कि पार्टियां भी अक्सर साफ-साफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पर जोर देने के बजाय सभी पद्धतियों के समर्थन की बात करती हैं, गोलमोल तरीके से। और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं में भी इन्हें शामिल करने की बात चल रही है। जी हाँ, उस पर भी विचार हो रहा है। और ये भी है कि आयुष पर रिसर्च के लिए सरकारी खजाने से पैसा तो बहुत खर्च हुआ है, पर लेख के अनुसार उस हिसाब से ठोस वैज्ञानिक नतीजे कम ही मिले। तो कुल मिलाकर ये मामला काफी उलझा हुआ है। इतिहास, कानून, शिक्षा, राजनीति, सब कुछ इसमें शामिल है। बिल्कुल। ये सिर्फ डिग्री या दवाओं का सवाल नहीं है। इसमें मान्यता की लड़ाई है, प्रैक्टिस के अधिकार का सवाल है, मरीजों की सुरक्षा का पहलू है, और हाँ, राजनीतिक आयाम भी हैं। सही में आज की बातचीत से इस मुद्दे की कई परतें सामने आईं। हाँ, तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, जैसा कि लेख के विश्लेषण से भी लगता है, कि जब हम स्वास्थ्य नीतियां बनाते हैं तो पारंपरिक मान्यताओं और वैज्ञानिक सबूतों के बीच संतुलन कैसे बनाएं, खासकर तब जब इसमें राष्ट्रीय गौरव या सांस्कृतिक पहचान जैसी गहरी भावनाएं भी जुड़ी हों। ये एक बड़ा सवाल है।